जो लोग कहते हैं कि जम्मू की तुलना में कश्मीर में अधिक विकास हो रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग में भी काम हो रहे हैं। केंद्र सरकार प्रदेश के दोनों प्रांतों के बराबर विकास में यकीन रखती है। ये बात प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सुबह अखनूर से बलवाल तक तैयार रिंग रोड के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जम्मू रिंग रोड का पहला आज चरण पूरा हो गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये रोड लोगों को समर्पित किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि रिंग रोड से सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। इससे लोगों का सफर सुखद और आरामदायक हो जाएगा। वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में भी काफी हद तक कमी आएगी। हेमराज जी से कि वो पधारें अपने स्वागत संबोधन के साथ। श्री हेमराज जी। नमस्कार। आदरणीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, समारोह में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री शमशेर सिंह जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, माननीय महापौर जम्मू नगर निगम श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री वीवीआर सुब्रमण्यम, उप महापौर महोदया श्रीमती पूर्णिमा शर्मा जी, जम्मू कश्मीर शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी श्री हेमराज तथा अन्य अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि क्षेत्र में आने के बाद एक परियोजना जिसका शुभारंभ शिलान्यास देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 18 मई 2018 को किया था, उसके एक खंड को आज जम्मू क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जम्मू के लिए आज दो खुशी का दिन है। एक दिन में दो खुशियां मिली हैं। एक तो जो स्वच्छता में रैंकिंग देश भर के शहरों की जारी हुई है, उसमें जम्मू ने एक ऊंची छलांग लगाई है। इसके लिए मैं यहाँ के महापौर, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम हो रहा है, इसके कारण आने वाले दिनों में एक और ऊंची छलांग जम्मू के लोग लगा सकते हैं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कभी एक बात कही कि अमेरिका धनी है इसलिए वहां की सड़कें अच्छी नहीं हैं, अमेरिका संपन्न है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं हैं, बल्कि वहां की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका संपन्न है। हमारे देश की एक दिक्कत थी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, ग्रामीण सड़कों पर लंबे समय तक आजादी के बाद इसमें ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक नए युग की शुरुआत हुई जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कनेक्टिविटी, जो मैं समझता हूं कि विकास की अब अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और आज मैं कह सकता हूं कि उसको और अधिक गति देने का काम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली है। और उस कार्य संस्कृति की बदल के कारण जो लक्ष्य कभी असंभव सा दिखता था, वो लक्ष्य अब हम समय अवधि में पूरा कर पा रहे हैं। मैं एनएचएआई के लोगों को और उनके साथ जुड़े हुए इस परियोजना से जुड़े हुए लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।
अभी विस्तृत एक तस्वीर आपको दिखाई गई। कोविड मुझे लगता है कि मार्च 20 के बाद ही, तो मार्च ही जब लक्ष्य था, तो अंतिम 10 दिन में जो सब काम करने की प्रक्रिया है, मुझे लगता है गायत्री कंस्ट्रक्शन को उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कोविड एक चुनौती है, बड़ी चुनौती है। इसके कारण अनेक परियोजनाओं में देरी हुई है। बावजूद उसके दिन रात काम करके आपने इस परियोजना को पूरा किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। शेष जो खंड हैं वो भी समय से पूरे हों, मैं समझता हूं कि ये आवश्यक है। और अब तकनीक ऐसी हो गई है, हम चाहें तो जो नियत अवधि है उसके पहले भी इस काम को पूरा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हम एक बात कह सकते हैं कि अगर आप समय के पहले काम पूरा करेंगे तो विशेष इंसेंटिव आपको देने का प्राविधान हम लोग कर सकते हैं। सरकारी तंत्र में मैं जानता हूं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे पास प्रतिभाएं, बहुत ही प्रखर प्रतिभाएं हैं। तंत्र की दिक्कत यह है डॉक्टर साहब कि उचित लोगों को उचित स्थान पर समायोजन नहीं मिलता, इसके कारण हमारी कठिनाई बढ़ती है। सरकार में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है पिछले 6 वर्षों में देश में, मैं समझता हूं कि उस दिशा में काफी लंबी यात्रा हमने तय की है देश के बाकी हिस्सों में, और इस क्षेत्र में भी उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं। कठिन रास्ता है, लंबा रास्ता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर के उस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इस पूरे रिंग रोड के निर्माण के बाद केवल यातायात का घनत्व नहीं कम होना है, औद्योगिक विकास भी होना है, पर्यावरण का संतुलन भी ठीक होगा, प्रदूषण भी कम होगा। और मैं समझता हूं कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, सांबा जम्मू नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास की एक नई सौगात देश के प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं यहां के लोगों की ओर से उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मुझे कोई लंबा भाषण नहीं करना है, लेकिन सामान्य तौर पर जो मैंने पिछले 10-12 दिनों में महसूस किया है, जिस इलाके से मैं आता हूं या देश के विभिन्न भागों में, ग्रामीण सड़कों के लिए गांव के लोग शहर से आगे आते हैं। यहां उल्टी स्थिति डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूं। यहां ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए भी सड़क निर्माण से ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ रहा है, लैंड एक्विजिशन करनी पड़ रही है। ये शायद देश का पहला क्षेत्र है। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन विनम्रता पूर्वक करना चाहता हूं। पहाड़ी गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, ऐसे ही सड़क निर्माण में काफी धन लगना है, लेकिन अगर उसमें हम अड़चन पैदा करेंगे तो मुझे लगता है शायद सुविधाएं हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा खास तौर से सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों से विशेष रूप से आग्रह होगा कि समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाने में हम सब सहयोग करें, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र के गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहां न्यूनतम नागरिक सुविधाएं पहुंचे, ये शासन का प्राथमिक दायित्व है। और मुझे लगता है कि हम सब ने जो लक्ष्य रखा है कि न्यूनतम नागरिक सुविधाएं जो एक आदर्श समाज की हो सकती हैं, वो शीघ्रातिशीघ्र इस पूरे संघ क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाएं, इसकी कोशिश आने वाले दिनों में हम सब करने वाले हैं। मैं एक बार पुनः जिला प्रशासन को अगर मैं धन्यवाद न दूं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी, क्योंकि सड़क निर्माण बिना भूमि अधिग्रहण के हो नहीं सकता है। और भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयां कितनी होती हैं उसके विवरण और विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस काम में सहयोग किया है, समय सीमा में भूमि अधिग्रहण किया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मिल करके इस परियोजना को जो निश्चित अवधि तय की गई है उसके पहले पूरा करेंगे। हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर आपने पहले पूरा किया तो यह संघ राज्य क्षेत्र की ओर से विशेष प्रकार का पुरस्कार आपको देने का काम हम सब करेंगे। मैं पुनः आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे बड़े पुराने साथी और मेरे घनिष्ठ मित्र ऐसे श्री मनोज सिन्हा जी, लोकसभा में हमारे साथी जुगल किशोर शर्मा जी,
राज्यसभा में हमारे नेता भाई शमशेर सिंह जी, यहाँ के महासचिव चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जी, जम्मू नगर के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता जी, उप महापौर पूर्णिमा शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित जम्मू कश्मीर सरकार के उच्च अधिकारीगण और इस जम्मू नगर के प्रमुख नागरिकगण। सबसे पहले तो प्रशासन को बधाई देनी है कि बड़े लंबे समय से एक निलंबित कार्य आज संपन्न हुआ है और मुझे विशेषकर इस बात को लेकर के भी हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे परम मित्र माननीय मनोज सिन्हा जी के कार्यभार संभालने के बाद ये पहला कार्यक्रम उनके शुभ हाथों से हो रहा है और उस नाते जो हम आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल का एक शुभ आरंभ, विशेषकर ऐसे समय में जब उनका जम्मू में पहली बार प्रवास हुआ है। दोस्तों, 5 और 6 अगस्त 2019 को जो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी संवैधानिक परिवर्तन हुआ और तदुपरांत 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को जो नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई, उसके बाद पिछले गत एक वर्ष में अनेकों नए आयाम देखने को मिले हैं। अनेकों रुके हुए कामों ने गति पकड़ी है, अनेकों थमे हुए कार्य पुनः आरंभ हुए हैं, अनेकों नए कार्यक्रम योजनाएं प्रारंभ की गई हैं और बड़े लंबे समय से एक शिकायत चली आ रही थी कि भेदभाव होता है, क्षेत्रीय संतुलन नहीं रहता। लेकिन यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि गत एक वर्ष में विकास कार्यों में, राशि वितरण में पूर्णतः क्षेत्रीय संतुलन रहा, दोनों संभागों में, दोनों डिवीजन्स में। बल्कि घाटी में परिस्थितियां कुछ भिन्न होने के कारण बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू में तीव्र गति से चले, शायद घाटी में परिस्थितिवश उस गति से नहीं चल पाए। और उसका एक प्रतीक है आज का ये कार्यक्रम और ये लोकार्पण। कश्मीर में अभी रिंग रोड का कार्य मुकम्मल होने में समय लगेगा, लेकिन जम्मू में इसकी पहल हो चुकी है। इसी प्रकार एम्स का कार्य जारी है। प्रयास यह है कि इस वर्ष वहां पर पहला बैच MBBS का भी होगा और 2-1 दिन में डायरेक्टर की नियुक्ति के आदेश, ऑर्डर भी जारी होने वाले हैं। इसी तरह से जबकि घाटी में अभी एम्स के काम में थोड़ा वक्त लगेगा। 2 बायोटेक पार्क हमें मिले थे, एक जम्मू संभाग के लिए, कश्मीर संभाग के लिए। जम्मू का बायोटेक पार्क लगभग तैयार हो चुका है, उसमें कुछ विलंब हुआ कोरोना के कारण, जबकि कश्मीर में अभी लैंड एक्विजिशन चल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हें अभी भी शंका है असंतुलन की, तो वो घर जाकर के सोचे कि असंतुलन किस पाए में हो रहा है। इसके अतिरिक्त तो यहां IIM के 2 बैच पास हो चुके हैं, IIT स्थापित हो चुकी है। सभी संभागों में मेडिकल कॉलेजेस के काम जारी हैं। डोडा का रुक गया था, इस साल वहां पर भी पहला बैच शुरू हो जाएगा। हालांकि संख्या थोड़ी कम होगी क्योंकि बाकी जगह 100 है, वहां शायद 60 हो। इसी प्रकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही कार्यकाल में 2 पावर प्रोजेक्ट्स थे आपके, बड़े महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े पक्कल डुल, जिसकी लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री जी ने की थी उसी समारोह में जिसका भी उल्लेख किया जा रहा था, उसका कार्य शुरू हो गया है। और कीरू का प्रोजेक्ट जो विलंबित था लगभग 1 महीने पहले, जिसके लिए विशेषकर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने काफी प्रयास किया,
उसके कुछ कागजी कार्रवाई बकाया थी, वो भी अब काम जारी हो गया और बावजूद लॉकडाउन के वहां काम चल रहा है। हमारी 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो लगभग आधी शताब्दी से रुके पड़े। उनमें से एक है शाहपुर कंडी, जिसका बड़ी तीव्र गति से कार्य चल रहा है, और दूसरा उच्च मल्टीपर्पज, जो 1960 में सबसे पहली बार कल्पना में आया था लेकिन अभी तक चल नहीं पाया था। अभी 1-2 महीना पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही कार्यकाल में उसका भी काम प्रारंभ हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, वो शायद इस मजबूरी पक्ष कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ ना हो, लेकिन जब हो रहा है तो कुछ और कहने को नहीं। और बड़ा दिलचस्प वाकया है शाहपुर कंडी का। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लाभ दोनों तरफ होने वाला है, पंजाब को भी, जम्मू कश्मीर में भी, और मुख्य तौर पर इसके 3 जिले लाभार्थी रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कठुआ का जिला और पंजाब में पठानकोट और गुरदासपुर का जिला। मुझे हैरत इस बात की है कि पंजाब की सरकार इतनी उत्साहित होकर के उसमें दिलचस्पी ले रही है कि वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 2 बार स्वयं उस साइट पर आए उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्हीं के दल के लोग जो जम्मू कश्मीर में हैं उनको नहीं दिखाई दे रहा। अब नजर का फर्क किस तरफ है वो स्वयं मंथन करें। इसी प्रकार आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 4 राष्ट्रीय स्तर के कार्य संपन्न होने वाले हैं। एक मेट्रो ट्रेन का दोनों नगरों में, जम्मू और श्रीनगर में, 2023 तक। कभी हमने ना ये सोचा, ना समझा, ना समझाने का प्रयास किया कि ये जो मेट्रो ट्रेन हमारे लिए एलोकेशन हुआ है, ये आउट ऑफ टर्न हुआ है और ये प्रधानमंत्री की विशेष प्राथमिकता के कारण हुआ है। क्योंकि इस समय आप देखिए, वर्तमान में मेट्रो दिल्ली में है, अभी चेन्नई में हाल ही में तैयार हुई है, नागपुर में भी काम जारी है। अनेकों ऐसे शहर हैं देश भर में जहां अभी मेट्रो के प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुए। आपके बगल में ही चंडीगढ़ है, जलंधर है, लुधियाना है। उत्तर प्रदेश में तो अनेकों ऐसे शहर हैं, कानपुर, रांची इत्यादि इत्यादि। और उसको उन शहरों से पहले यदि यहां होता है तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। और इसलिए हम अपनी मानसिकता से वो पुरानी सोच छोड़ दें कि कुछ नहीं मिला, उधर गया। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो मैंने कहा कि 3 वर्ष में 4 प्रोजेक्ट्स यहां पर संपन्न होंगे, दूसरा है आपका रेल का, जो मनोज सिन्हा जी के ही नेतृत्व में देखरेख में प्रारंभ हुआ था, जब हम मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इकट्ठा काम करते थे। 2023 तक कश्मीर घाटी बाकी के हिंदुस्तान से रेल के जरिए कनेक्ट हो जाएगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। और कल उपराज्यपाल जिस जगह के प्रवास पर गए थे, रियासी, वहां दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का, एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल निर्माणित हो रहा है। हमारे कभी कभी बुद्धिजीवियों और कुछ एक पत्रकार मित्रों को भी देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। इत्तेफाक ये हुआ कि कुछ महीने पहले मेरे पास एक फ्रांसीसी पत्रकार आई, क्योंकि दिल्ली में उस अखबार का दफ्तर है। तो मैंने उनसे कहा कि आई बिलीव एफिल टावर इज द हाईएस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन योर कंट्री। तो बोली यस दैट्स ट्रू। तो मैंने कहा डू यू नो वी आर कमिंग अप विद अ मॉन्यूमेंट which is going to be 35 meters higher than the Eiffel Tower.
वो इतनी उत्साहित हुई कि कुछ ही दिनों के बाद वो पूरी टीम लेकर के रियासी पहुंची और उसकी एक वीडियो फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई। वो हमने सोशल मीडिया पे भी चलाई, लेकिन बदकिस्मती से हमारा वक्त इसी में चला जाता, किसने किसको गाली दी तो गाली का जवाब क्या दिया, तो गाली गलौज से ही बाहर निकलने में हमारा वक्त निकल जाता है। कितनी गौरवमय बातें हमारे बीच हो रही हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि वन मैन क्रॉसेज द वर्ल्ड विद द आईज ओपन, द अदर क्रॉसेज विद द आईज क्लोज्ड। तो आंखें खुलने से आंखें खुलती नहीं है, या आपके ऊपर आप खुल के चलेंगे बंद रखिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एक्सप्रेस कॉरिडोर, वो भी 2023 में। मैं वो प्रोजेक्ट गिनवा रहा हूं जो 2023 मोदी जी के इसी कार्यकाल तक संपन्न हो जाएंगे। कटरा से लेकर के अमृतसर होता हुआ दिल्ली 6 घंटे में आपको पहुंचाएगा। लोग वहां तब रेलगाड़ी या जहाज में सफर करना पसंद नहीं करेंगे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत कम ऐसे एक्सप्रेस कॉरिडोर हैं हिंदुस्तान में, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये मोदी जी की प्राथमिकता है। आपने कभी सोचा वंदे भारत जो रेलगाड़ी है सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन सी आई थी? भला उस सोशल मीडिया और फेसबुक के दायरे में हमें वो सोचने का वक्त नहीं मिलता। सबसे पहले थी जो वाराणसी गई, और उसके बाद दूसरी कटरा। कितने भाग्यशाली हैं हम, पहली प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और दूसरा आपके क्षेत्र में। और चौथा एक प्रोजेक्ट जो हाल ही में, जिसमें हमारे पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी बड़ी दिलचस्पी रही, सहयोग रहा, बैम्बू को लेकर के। हमें इस बात का इल्म ही नहीं था कि हमारे बीच में कितना बैम्बू का रिजर्व है। हमारे ऐसे जिले हैं कठुआ, सांबा, रियासी, जहां पर बहुत बड़ा बैम्बू का रिजर्व है। और इस वर्ष ही जनवरी के महीने में लॉकडाउन से कुछ समय पहले पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, जिसका मेरे साथ संबंध है, उसकी यहां एक टोली आई थी। मुख्य सचिव के साथ भी उनका बैठना हुआ, चर्चा हुई और एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये बदकिस्मती से खबर किसी अखबार में नहीं आई, ना मालूम दर्जनों यहां चैनल खुल गए हैं, किसी ने इसको जरूरी नहीं समझा छापना। और अब वहां पर हम क्लस्टर बनाने वाले हैं बैम्बू के। और ये कितना बड़ा आयाम होगा। हम दुहाई तो देते हैं कि साहब नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिली, शायद आपको मालूम ही नहीं, या शायद इसकी भी रिपोर्टिंग नहीं हुई। आज से 3 सप्ताह पहले मोदी सरकार ने बैम्बू के सामान के आयात पर आयात कर बढ़ा करके 25% कर दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी, सो दैट बाहर से अगरबत्ती ना आए, यहां बनाई जाए। और 100 साल पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो अंग्रेज बना करके गए थे 1919 में, उसको संशोधित करके बैम्बू को उससे मुक्ति दिलवाई गई। कितनी सारी बातें हैं। अगर हम समझेंगे, अगर हम रिपोर्ट करेंगे, अगर हम चर्चा करेंगे, तो हमारे बच्चों को भी तालीम मिलेगी। और ये हमारे बीच हो रहे हैं, हम इसके साक्षी हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, वही वर्ड्सवर्थ वाली बात कि चॉइस अपनी है, आंखें बंद रखें कि खुली रखें। इसी प्रकार जहां तक रोजगार का संबंध है, इसमें कोई चिंता नहीं, कोई शक नहीं कि रोजगार की चिंता स्वाभाविक है, हमें भी होनी चाहिए, युवाओं को भी है। लेकिन विश्व में कोई भी ऐसी सरकार नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं जो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे सके। लेकिन हां, एक जिम्मेवार सरकार की ये जिम्मेवारी, ये फर्ज जरूर है कि वो हर नागरिक को, हर युवा को अपनी रोजगार कमाने के लिए सक्षम बनाए, उसमें सामर्थ्य पैदा करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके माध्यम से, चाहे वो बायोटेक पार्क है, और उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट की जो एक मुहिम शुरू की है, हमारे पूर्व उपराज्यपाल ने एक इन्वेस्टर्स आउटरीच कार्यक्रम प्रारंभ किया था। दिल्ली में भी उन्होंने कार्यक्रम किया, हैदराबाद में किया, चेन्नई में किया, कोलकाता में किया, मुंबई में किया। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आया। मेरी चर्चा उपराज्यपाल सिन्हा साहब से हुई है, और वो भी इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। जब 25,000 करोड़ के निवेश की योजना बनाई गई है, और एक बड़ा
निवेश यहां हो जाएगा, एक बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो कितने रोजगार के साधन खुलेंगे। इंडस्ट्रियल हब्स के लिए जगह की निशानदेही कर दी गई है। उधमपुर में भी इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करने की योजना है और ये सब काम बहुत जल्द होने वाले हैं। अब तक शायद हो भी जाते किसी हद तक। 3-4 महीने हमारे कोरोना की वजह से प्रकृति ने हमारे हाथ से छीन लिए, इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं। और जहां तक सरकारी नौकरियों का संबंध है, 10,000 नौकरियों का इख्तियार जारी हुआ है और चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि आगे भी और नौकरियों का प्रावधान हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये कि जम्मू कश्मीर में एक नासेहतमंद परंपरा चली आ रही थी। जैसे पार्लियामेंट में कहते हैं, यू शुड नॉट से यू आर टॉकिंग फॉल्स बिकॉज दैट इज अनपार्लियामेंट्री, यू कैन से यू कैन टॉकिंग अनट्रूथ। इसलिए मैं कहूंगा कि नासेहतमंद परंपरा कि जो सरकार आती थी, जो मंत्री बनता था, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता बैकडोर से नियुक्तियां करने का। और ये झांसा दे दिया जाता था युवा को कि भैया जम्मू कश्मीर सब चलता है, एक बार पैर डाल लो, बाद में आप परमानेंट हो जाएंगे। और उसका नतीजा ये है कि आज दर्जनों सैकड़ों लोग बाहर धरने पर बैठे। लेकिन किसी का तो फर्ज था कि इसकी स्ट्रीमलाइनिंग होती। पहली बार स्ट्रीमलाइनिंग हो रही है, पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर पहली बार इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए। डीओपीटी का ही एक कानून था जो हमने सारे देश में जनवरी 2016 से लागू किया था और प्रधानमंत्री ने उसका आह्वान लाल किले से किया था 2015 के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में। सारे देश में कानून लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। बार बार आग्रह किया गया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री को अनेकों बार पत्र लिखे, लेकिन ये कहा जाता कि साहब फिर ये कानून लग गया तो हम अपने लोगों को कहां लगाए। मुझे तो समझ नहीं आता अपने कौन है। आप महाराजा हरि सिंह को पूजा करते हैं। महाराजा हरि सिंह ने शपथ लेते ही कहा था, हेयर आफ्टर माई रिलीजन इज जस्टिस एंड माई चिल्ड्रन इज माई प्रजा। तो दूसरे के बच्चे अपने नहीं है क्या? और इसलिए मैंने उस दिन भी कहा, इंटरव्यू के माध्यम से 95% जो लोग बच्चे रिटर्न में उत्तीर्ण होते थे, उनको इंटरव्यू में फेल करके नौकरी से वंचित किया जाता था। दिस इज अ गवर्नमेंट विच वर्क्स विद कन्विक्शन, नॉट अंडर प्रेशर। अगर एक भी गरीब बच्चा अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने परिश्रम के बल पर रिटन टेस्ट से गुजर करके नौकरी प्राप्त करता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। 1000 प्रदर्शनकारी लॉबिंग करते रहे, उसके साथ नहीं। और देश की जनता का भी यही हमसे तकाजा है और मोदी सरकार ने भी यही संकल्प करके अपना कार्यकाल 2014 में प्रारंभ किया था कि जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, जो छूट गए विकास की यात्रा से या जिनकी अवहेलना हुई है, हम उन तक पहुंचेंगे। द लास्ट मैन इन द लास्ट क्यू। इंटरव्यू समाप्त हुए हैं। उसके बाद अभी 2 ही दिन पहले डीओपीटी का एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिसको मंत्रिमंडल ने मान्यता दी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और उससे विशेषकर उन वर्गों को लाभ पहुंचेगा जो इतने सामर्थ्य नहीं थे। हर आदमी, हर परिवार के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं रहती कि वो अपने बच्चे को जगह जगह हर सेंटर में घुमाता रहे इम्तिहान देने के लिए। कोई सेंटर कानपुर, कोई जलंधर, कोई चंडीगढ़। तो एक प्रकार से ये कल्पना आई कि जैसे नीट के लिए कॉमन टेस्ट होता है मेडिकल के लिए, जैसे AIEEE के लिए होता था, आजकल IIT JEE है जिसको NITs भी इस्तेमाल में करते हैं, IITs भी, उसी के आधार पर एक स्कोर लिस्ट बना ली जाए। दूसरे वो वर्ग जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। मेरा अपना जो पुश्तैनी गांव है, वहां बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने जीवन भर रेलगाड़ी नहीं देखी थी। हमारे बुजुर्ग तो बिना मोटर कार देखे गुजर जाते थे, केवल बस एक आती थी उसी को देखते थे, या उनको जानकारी नहीं थी प्राप्त होती, और होती भी थी तो वहां पहुंचने का साधन नहीं था कि वो सेंटर में जाकर के इम्तिहान दे सके। इस योजना के अंतर्गत हर जिले में 1 से 2 सेंटर होंगे, किसी को जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और एक ही कॉमन टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा जो 3 साल तक वैलिड रहेगा। महिलाएं, कई परिवार मैंने ऐसे देखे, बच्चियां इसलिए वंचित रह जाती थी कि परिवार के सदस्य कहते थे कि बेटा आपका तो सेंटर आया है चंडीगढ़, तो वहां जाओगी तो क्या व्यवस्था होगी रहने की, यहां से तुम्हें जाएगा कौन एस्कॉर्ट करने, चल बेटा ये छोड़ दे, अगली बार देखते हैं, क्या पता सेंटर कहीं नजदीक आए। हमें क्या अधिकार है कि हम इन बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखें केवल इसलिए कि बैकडोर नियुक्तियां करने की हमें गुंजाइश रहे।
और इसी एलिजिबिलिटी की जो लिस्ट तैयार होगी उसका उपयोग यूनियन टेरिटरीज भी कर सकती हैं, राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। एक ही दिन के भीतर मेरी बात उत्तर प्रदेश में भी हो गई जोगी जी से, वहां के मुख्यमंत्री से, हरियाणा में मनोहर लाल जी से, शिवराज जी से मध्य प्रदेश में बात हो गई, पेमा खुंडू अरुणाचल के तो बड़े उत्साहित थे, येडियुरप्पा जी से भी बात हुई। वो सब इसका उपयोग करने वाले हैं और यकीनन यहाँ पर भी चीफ सेक्रेटरी साहब इस बार काम करने लग गए हैं। क्या आने वाले समय में उससे हमारे अपने एक्सचेकर का भी इट्स गोइंग टू बी अ विन विन बोथ साइड्स। केंद्र शासित प्रदेश के एक्सचेकर को भी लाभ पहुंचेगा और बच्चों को भी असुविधा भी कम होगी और खर्चा भी कम होगा। पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा। यदि आप किसी बच्चे की नियुक्ति में ही उससे पैसे ले लेते हैं तो भला आप उसको क्या सबक देते हैं? फिर वो जाता है साहब मैंने रिकवरी करनी है, मैंने इतने चढ़ाए थे तो अब कहां से वसूल कर रहे हैं? वो आपसे वसूल कर। तो आप उसकी मानसिकता में भ्रष्ट होने का बीज बोते हैं। और पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर के ही कार्यकाल में एंटी करप्शन का जो कानून देश भर में है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अमेंडेड इन 2018 डीओपीटी का है, वो यहां लागू हो चुका। रिश्वत देने वाले के साथ साथ लेने वाले दोनों को कसूरवार ठहराया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो अब जिला स्तर पर खुलने शुरू हो गए, कठुआ उधमपुर में भी खुले हैं। सीबीआई के 3 महत्वपूर्ण केस इन्हीं 6 महीने में उपराज्यपाल के शासन में सीबीआई के पास गए हैं। उसमें से एक पतरी टॉप का है डेवलपमेंट अथॉरिटी का, दूसरा एक कठुआ की जमीन का है, तीसरा एक बैंक घोटाले का है। आने वाले समय में भी 1-2 और केसेस पर विचार हो रहा है। जो लोग और जो नेता राजनीति करने के लिए दिन भर सीबीआई की दुहाई देते थे, पुकारा करते थे सीबीआई लाओ, आज सीबीआई उनके घर पहुंच गई। और इसलिए हमने पारदर्शिता का, मुझे इस बात को लेकर के बहुत संतोष भी हुआ और बड़ी तसल्ली हुई कि माननीय मनोज सिन्हा जी ने शपथ लेने के बाद अपने पहले वक्तव्य में मुख्य तौर पर यही बिंदु रखा कि भ्रष्टाचार से मुक्ति। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई काम चोरी करेगा तो शायद मैं माफ कर दूं, भ्रष्टाचार करने वाले के लिए माफी की गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरा एक छोटा सा ये निवेदन है, हमारे स्वभाव में होता है जो काम नहीं हुआ हम उसकी चर्चा करते हैं, होनी भी चाहिए। हर नागरिक को अधिकार है कि वो प्रशासन को बार बार कोसे, उसको मजबूर करे सोचने पर जो काम रह गया है, लेकिन कृपा करके जो हुआ है उसका तो अभिनंदन करिए। और कभी कभी हम मात्र आलोचना करने की खातिर अपना विवेक इस्तेमाल में करने से चूक जाते हैं। अभी हाल ही का विषय है, क्योंकि हम विषय लेने में भी घबराते हैं। जैसे मैंने कहा वी हैव टू वर्क विद कन्विक्शन, हम लॉजिक के साथ लोगों के पास जाएंगे। 4G का विषय आया, यकीनन इसकी असुविधा तो है ही है, छात्रों को भी है, कुछ एक पत्रकार मित्रों को भी रहती है क्योंकि उन्हें स्पॉट रिपोर्टिंग करनी होती है, आजकल रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है। सरकार ने एक फैसला किया है कि हम ट्रायल बेसिस पर 4G खोल रहे हैं और पहले चरण में जम्मू संभाग में उधमपुर खोल दिया गया। बड़े बड़े हमारे बुद्धिमान सोशल मीडिया पे चढ़ाने लगे कि साहब उधमपुर में खुल गया, क्यों? जम्मू में शांति नहीं है क्या? इसका मतलब है कि आप जो फेसबुक के साथ सिखाया जाता है वही सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, उससे बाहर नहीं देखते। मैंने उस दिन उत्तर में कहा कि आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप कच्ची छावनी और गांधीनगर बैठ करके जम्मू जिले की कल्पना कर रहे हैं। जम्मू जिला इस संभाग का एक सरहदी जिला है। जहां हम खड़े हैं इस स्थान से मात्र 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा है। अभी कल ही 3 घुसपैठिए पकड़े गए हैं। ट्रायल का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? ट्रायल का मतलब होता है कि इट हैज टू बी कंडक्टेड एट ए रिलेटिवली सेफर प्लेस। तो क्या हम सीमा से ट्रायल करती सरकार कि घुसपैठिए अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता? हम भी विवेक से काम लें और दूसरों को भी विवेक दें। और सरकार ने हमें आश्वस्त किया है, गृह मंत्रालय ने भी,
कि धीरे धीरे हर जगह 4G फेज वाइज एक के बाद एक खोलने का प्रबंध होगा, लेकिन इसको ट्रायल पे करेंगे और उस अनुभव के आधार पर हम आगे चलेंगे। और नेचुरली ट्रायल उस स्थान से होता है जो रिलेटिवली सुरक्षित हो। और इसलिए क्योंकि ये ज्यादा कार्यक्रम लोकार्पण और उद्घाटन का है, ज्यादा वेरी गुड कहने वाला है, इसलिए कुछ ऐसी बात नहीं कहनी है जो नॉट सो गुड हो। तो मैं अंत में इसी कहूंगा कि पूरी तरह से तवज्जो प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर पर है। सरकार का नया कार्यकाल जब दूसरी बार प्रारंभ हुआ 31 मई 2019 को, तो प्रधानमंत्री जी ने हमें बुला के कहा कि जिस प्रकार की तवज्जो आपने पूर्वोत्तर को दी थी, ये अब तवज्जो नॉर्थ ईस्ट की वाली ही आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देनी है। और यदि पूर्वोत्तर आज देश के लिए विकास का मॉडल बनकर के उभर सकता है, जब हम 2014 में पूर्वोत्तर पहुंचे तो वहां की स्थिति यहां से काफी हद तक बिगड़ी हुई थी। 2-3 ऐसे प्रदेश थे जहां कभी रेलगाड़ी गुजरी नहीं थी। आतंक का यह आलम था कि 4-4 महीने ब्लॉकेड रहता था। सरकारी गाड़ी चलती थी तो ऊपर से आतंकी फायर करते थे, ये जतलाने के लिए कि हम उपस्थित हैं, हम आपको जाने दे रहे हैं, हमने बख्श दिया आपको। ये यहां वाला आतंक नहीं था कि आतंकी की बीवी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और बेटा IAS की तैयारी कर रहा है। ये पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं था, दैट वाज टेररिज्म, रियल टेररिज्म। आज देखिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 4 साल पहले पूर्वोत्तर क्या था और आज क्या था। मनोज जी के कार्यकाल में वहां पर अरुणाचल प्रदेश रेलगाड़ी पहुंचाने का पहली बार काम हुआ। आज वहां से ईटानगर से अरुणाचल एक्सप्रेस चल रही है। और जब पूर्वोत्तर के विकास मॉडल का उदाहरण देश भर में दिया जा रहा है, यदि पूर्वोत्तर में ऐसा हो सकता है तो मुझे कोई शंका नहीं जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। जब आपके पास इतना कुशल प्रशासन है और इतना अच्छा सहयोग है, मुझे विश्वास है वो दिन दूर नहीं जब पूर्वोत्तर की तरह जम्मू कश्मीर की भी मिसाल देश भर में दी जाएगी एज ए डेवलपमेंट मॉडल, एज ए विकास मॉडल। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद विशेष करके उपराज्यपाल महोदय का और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का कि आपने इस अवसर में मुझे यहां पर शामिल करके मुझे भी इस पुण्य के कार्य में भागी होने का अवसर दिया, मौका दिया। धन्यवाद।